लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट केस हम लोगों ने कंसिडर किया था कि वेन स्ट्रेस इन अ टेंसाइल मेंबर, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के हम लोग टॉपिक देख रहे थे। फर्स्ट टॉपिक था आपका, ठीक है। तो इसमें मैंने लास्ट सेशन में पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस किया कि ये आपका कंपोनेंट आ रहा था, कौन कौन सी स्ट्रेस आपकी जो है, जो एक प्लेन कंसीडर किया है, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया हम लोगों ने एक्स वाई। इस एक्स वाई प्लेन पे आपको स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है कि कितनी आपकी नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है और कितनी आपकी सीयर स्ट्रेस आ रही है। तो हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में तरीके से डिस्कस कर लिया था कि नॉर्मल स्ट्रेस की साइड पे आपका जो है क्या बोलते हैं, कितना आपका एरिया का कंपोनेंट आ रहा है, और नॉर्मल स्ट्रेस हमारी सिग्मा एन लग रही थी, ठीक है। दूसरा एक कंपोनेंट और आएगा जो नॉर्मल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मैंने बताया था शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस आपकी सिग्मा एन राइट हैंड डायरेक्शन पे है इधर, तो इसके यानी इसके पहले डायरेक्शन में एक कौन सी स्ट्रेस आएगी, शियर स्ट्रेस आएगी। दैट शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि आपका जो पहला डायरेक्शन का जो फोर्स है वो है पी साइन थीटा। अगर आप फोर्स देख रहे हो तो फोर्स क्या आ रहा है आपका, पी साइन थीटा। अभी पी साइन थीटा तो फोर्स हो गया नॉर्मल एक्सिस पे आपका। अच्छा, और एरिया कितना है, जितना आपका एक्स वाई का एरिया होगा, क्योंकि एक जैसे अगर बात करी जाए एक ब्लॉक की, इस ब्लॉक पे अगर आप टाउ की वैल्यू बताना चाहते हो, ये टाउ, ठीक है। तो ये टाउ इक्वल टू कितना होता है, कितना लोड आपका लग रहा है इस पे और कितना आपका एरिया है। तो यही वाला तो एरिया लेते हो आप, जितने एरिया पे आपकी शियर स्ट्रेस लग रही होती है। तो यहाँ पर आपकी जो शियर स्ट्रेस लग रही है इस एक्स वाई ऑब्जेक्ट पे लग रही है। अभी इस एक्स वाई ऑब्जेक्ट का जो आपका एरिया है वो आपको पता है कितना आ रहा था, ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो अगर आप वैल्यू रखते हो तो जो शियर स्ट्रेस आ जाएगी वो आ जाएगी बेसिकली टाउ इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। अगर हमारी स्ट्रेस कितनी लग रही है, शियर स्ट्रेस कितनी लग रही है, टाउ। ठीक, सो इट विल बी, जैसे ये हमारा आया, ये रहा, ये है, ये आपकी शियर स्ट्रेस बेसिकली फोर्स आ रहा था टाउ इंटू ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा। जैसे आपका सिग्मा एन की बात करते हैं, यहाँ पर आपका फोर्स की बात करते हैं, अगर फोर्स कितना आ रहा है तो यहाँ पर फोर्स आ रहा है पी एन के इक्वल, पी एन इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एन इंटू ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा। चलो, सो दिस इज द लोड, ये कंपोनेंट है, इसमें आपका ये लोड है, ये कंपोनेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको सही से देख लेना यहाँ तक जितना आपका हुआ है, क्योंकि ये प्रूविंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हाँ ठीक है, अब अगर हम लोग इससे इक्वेशन बनाएं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी सिग्मा एन इंटू पी अपॉन सॉरी ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो सिग्मा एन की डायरेक्शन में जो आपका लोड लग रहा था, कितना लोड लग रहा था, पी कॉस ऑफ थीटा। तो इसको इक्वल रख देंगे पी कॉस ऑफ थीटा के। यहाँ से सिग्मा एन की वैल्यू निकालो, सिग्मा एन इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए अपॉन डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पी अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका सिग्मा एन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट करें शियर स्ट्रेस वाली, सो टाउ अपॉन ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा, इसकी डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है लोड का, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, तो पी इंटू साइन थीटा। यहाँ से टाउ की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगी पी अपॉन ए, पी लोड है आपका, पी अपॉन ए साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसमें आप क्या करो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे डिवाइड कर दो, तो ये ऊपर बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा पी अपॉन 2a साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। यहाँ से आपका आ जाएगा टाउ की वैल्यू, जो शियर स्ट्रेस आएगी वो आपकी आ जाएगी पी के टर्म में पी अपॉन 2a साइन ऑफ 2 थीटा के टर्म में। ये आपकी शियर स्ट्रेस आ गई, हाँ एग्जैक्टली, ये आप बेसिकली, हाँ ये बेसिकली शियर स्ट्रेस आ गई। देखो ये क्या चीज़ आई है, फिर से बता रहा हूँ, फिगर से समझा रहा हूँ इस चीज़ को, फिगर से एक बार देखोगे तो ज़्यादा सही से क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ आई क्या है दोनों, ठीक है। आपके पास क्या था, एक एलिमेंट था, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आ गया सर, ये इंक्लाइंड पोर्शन पे क्या नाम है, एक इंक्लाइंड हमने वो लिया पोर्शन, एग्जैक्टली क्या नाम है, स्ट्रेस निकाला और नॉर्मल स्ट्रेस एग्जैक्टली। एक बार फिर से देखना फिगर में, ये क्या चीज़ आई है, आपके पास इस तरीके से एक सेक्शन था, ये सेक्शन था, इस सेक्शन पे आपको स्ट्रेस बताना, इस सेक्शन पे आपका एक लोड लग रहा था एक्सियल डायरेक्शन पे,
एक्सेल डायरेक्शन पे जो लोड था P, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था A। हमने आपसे क्या कहा, आपको लोड बताना है, आपको स्ट्रेस बतानी है इस प्लेन पे जो रेड कलर की है, तो इस पे दो स्ट्रेस आएंगी, एक जो इसके जस्ट नॉर्मल होगी, नॉर्मल डायरेक्शन पे, तो वो नॉर्मल डायरेक्शन पे जो स्ट्रेस आ गई सिग्मा एन, और हमेशा लोड की वजह से दोनों स्ट्रेस आती है, सिग्मा भी आती है और टाउ भी आती है। सिग्मा इधर होगी तो टाउ की डायरेक्शन या तो नीचे होगी या तो ऊपर, वो डिपेंड करता है टाउ। तो इस सिग्मा एन की वैल्यू फाइंड करनी थी एंड इस टाउ की वैल्यू फाइंड करनी थी इन टर्म्स ऑफ पी ए, और अगर ये जो एंगल है ये एंगल की वैल्यू बता दे वो कि ये एक्सिस से थीटा एंगल पर अगर था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ किया है कि सिग्मा एन की वैल्यू पी और ए के टर्म में आ रही है पी अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा, और टाउ की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है पी अपॉन 2a साइन 2 थीटा के टर्म में, ठीक है। आपको क्या माइंड में रखना है, आगे जो भी केस होंगे आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है एंड आपको टाउ कैलकुलेट करना है। क्लियर है? आगे जितने भी केस हम लोग देखेंगे उसमें हमको सिग्मा कैलकुलेट करना होगा, उसमें हमको टाउ कैलकुलेट करना होगा। किसकी वजह से? एक लोड लग रहा होता है, जैसे यहाँ पर लोड लग रहा था, इसी तरीके से आप देखोगे लोड न लग करके स्ट्रेस लग रही होगी, सिग्मा स्ट्रेस लग रही है या फिर शियर स्ट्रेस लग रही है या तो नॉर्मल स्ट्रेस लग रही होगी, जिनकी वजह से आपको किसी पर्टिकुलर प्लेन पे स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमेशा कितने तरीके की स्ट्रेसेस फाइंड करोगे? दो तरीके की, एक स्ट्रेस होगी सिग्मा और दूसरी स्ट्रेस होगी आपकी टाउ, ठीक है। इसको स्टेटमेंट से भी एक बार समझ लेते हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन अ रॉड इज सब्जेक्टेड टू प्योर टेंशन, यहाँ पर आपका सिर्फ लोड लग रहा था, टेंशन का फोर्स P, बोथ टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेस आर प्रोड्यूस्ड, दोनों ही आपकी लगेंगी, टेंसाइल स्ट्रेस भी लगेगी और आपकी शियर स्ट्रेस भी लगेगी। इन अ मटेरियल अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस वुड बी कंप्रेसिव एंड शेयरिंग। अगर हम कंप्रेसिव लोड लगा देंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगी सिग्मा की वैल्यू वो आपकी कंप्रेसिव हो जाएगी बाय नेचर, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट द शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन द अप्लाइड स्ट्रेस, द ग्रेटेस्ट शेयरिंग स्ट्रेस मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग, ठीक है। अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, तो शेयरिंग स्ट्रेस जो है आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा पे, ठीक है ना, थीटा पे डिपेंड कर रही है। शियर स्ट्रेस अगर आप मैक्स की बात करते हो, टाउ मैक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो, टाउ मैक्स, तो साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होता है -1, मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। सेम आपकी कॉस थीटा के टर्म में भी होता है कि ये तो या तो ये इक्वल हो सकता है मैक्सिमम 1 के, या फिर आप छोटा होगा -1 के, या तो इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी साइन थीटा जो आया है इसकी वैल्यू हम रख दें मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी 1, यानी आप क्या कह सकते हो कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 किस पे होती है? ये होती है आपकी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 पे, 90 पे, साइन 91 होता है ना। यहाँ से आपके यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4, यानी एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 टाउ मैक्स विल बी P अपॉन 2a, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू इस टर्म में आप 1 रखते हो तो क्या जाएगा? P अपॉन 2a का टर्म आ जाता है, यही आपका शियर मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आपका सबसे फर्स्ट और बेसिक केस था। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट केस, अगला देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है हमारा स्ट्रेसेस ड्यू टू प्योर शेयरिंग। मतलब क्या है कि हमारा जो एलिमेंट है उस पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्ट्रेस लग रही है? शियर स्ट्रेस लग रही है। सिर्फ शियर स्ट्रेस लगने की वजह से आपको ये बताना है कि किसी पर्टिकुलर प्लेन पे आपकी कितनी शियर स्ट्रेस आएगी, टाउ की वैल्यू, और कितनी आपकी सिग्मा एन आएगी, जैसे हमने अभी लास्ट के केस में कंसीडर किया है, ठीक है। चलो इसका फिगर मेंटेन करते हैं और इसको ठीक से ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट केस है आपका शियर स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेसेस ड्यू टू, नॉट शियर स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेसेस ड्यू टू, आपको स्ट्रेसेस फाइंड करनी है, स्ट्रेसेस ड्यू टू प्योर
शेयरिंग। जब आपका प्योर शेयरिंग का केस हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपकी सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रही है। कौन सी शियर स्ट्रेस? मान लो ऐसे गिवन है ये बुक के अकॉर्डिंग, टाउ एक्स वाई हमेशा अपोजिट की डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट लगती है। मरोड़ जब पैदा करते हो एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, अगर ऊपर की डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड तो नीचे की, और एक याद करना एरो हमेशा इनवर्ड होते हैं, एरो हमेशा इनवर्ड होते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप इसको लेफ्ट साइड बना दो, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होता है, हमेशा ऐसा ही होता है जैसा मैंने आपको बनाया। तो यानी एरो हमेशा क्या होंगे? इनवर्ड होंगे। इस तरीके का डायग्राम बन सकता है। दूसरा ऐसा भी डायग्राम आपका बन सकता था, ये भी बना सकता था, ऊपर साइड में लेफ्ट राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ एरो की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड की डायरेक्शन और अपवर्ड, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्ड एरो होंगे, इधर हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो कैसा भी फिगर आप बना सकते हो, बुक में आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग कंसीडर किया गया फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग, तो हम इसको फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या हुआ कि ऐसा ऐसा कंसीडर कर लिया हमने। अब आपसे पूछा क्या गया है, जैसा कि लास्ट फिगर में भी आपसे पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर प्लेन है, रेड कलर का प्लेन होगा, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितनी स्ट्रेस आएगी, और परपेंडिकुलर वाली स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस होती है? सिग्मा एन, और एक इसमें शियर स्ट्रेस आएगी जो वैल्यू हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी टाउ। यानी आपसे सिग्मा एन पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में आएगी? टाउ एक्स वाई के टर्म में तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कौन सी स्ट्रेस गिवन है? सिर्फ शियर स्ट्रेस गिवन है। दूसरी आपकी टाउ पूछी गई है, ये भी कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ टाउ एंड एक्स वाई। जैसे लास्ट वाले में हमने किसके अकॉर्डिंग पूछा था? पी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें क्या गिवन था आपका? पी गिवन था, ठीक है। चलो सो थोड़ा सा इसको पेंडिकुलर जो स्ट्रेस होती है वो नॉर्मल स्ट्रेस होती है। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, ये आपकी टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगी, हाँ एग्जैक्ट, हाँ हाँ परपेंडिकुलर तो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। सो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी जो बुक में प्रूफ किया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं इसमें, चलो ठीक है। तो हमको इस पर्टिकुलर प्लेन पे, इस प्लेन को हमने कंसीडर कर लिया कि ये प्लेन है आपका एल, ये जो आपका प्लेन आया है इस प्लेन को हमने कंसीडर कर लिया कि दिस इज द एल एंड एन प्लेन। ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है। और ये हो गया एन, एल एन एम पी एंड क्यू, ये फिगर कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये भी आपका टाउ एक्स वाई जो इधर वाला है, और इधर वाला टाउ एक्स वाई ये रहा। पूरी बॉडी पे आपका सिमेट्रिकल टाउ एक्स वाई, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड सर। जब आप मरोड़ पैदा करते हो तो पूरी शेयरिंग जो होती है हमेशा बिल्कुल कांस्टेंट डेवलप होती है हर सरफेस पे, ठीक है। चलो सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये एंगल थीटा है, अगर एंगल एम एन एल थीटा नहीं 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। सो अगर हम बात करें एंगल एम एल एन की, एंगल एम एल एन, इस एंगल की बात कर रहे हैं, कितना एंगल आएगा ये बताओ जरा? एम एल एन कितना एंगल होगा? नीचे क्या है? थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा, है ना, थीटा ही हो जाएगा, ये भी थीटा भी आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ फिगर को, उसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, देखना ज़रा इस फिगर को हम क्लियर करके बनाते हैं। इधर हमको इस रेड वाले सेक्शन पे, ये जो हमारा रेड कलर का सेक्शन है, इस रेड कलर के सेक्शन पे हमको बतानी थी सारी की सारी स्ट्रेसेस की हमारी क्या स्ट्रेस आ रही थी, ठीक है। देखते हैं, हमको इस पे बताना है रेड कलर वाले सेक्शन पे, बहुत हैवी हो गया है। इस प्लेन पे हमको बताना है, जिस प्लेन की आपकी फिगर के अकॉर्डिंग आपका ये क्या है? फिगर के अकॉर्डिंग है आपका ये एल एंड एन प्लेन। इस पे दो स्ट्रेस होंगी, एक स्ट्रेस हो जाएगी आपकी सिग्मा एन, इसको हम बार बार अलग अलग कलर से ही शो करेंगे। ये हो जाएगी आपकी सिग्मा एन जो इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगी, ये हो जाएगी सिग्मा एन, और इसके हॉरिजॉन्टल वर्ड आपके इसके बेसिकली परपेंडिकुलर एक स्ट्रेस आ जाएगी जो हो जाएगी आपकी टाउ, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज आपको
फाइंड करनी है। क्लियर है? चलो, सो आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, फिगर में एक चीज और है। क्या चीज है कि इस फिगर में इसकी जो थिकनेस है बेसिकली एलिमेंट की, ये वाली, ये थिकनेस आप जो कंप्लीट करेंगे, अगर इस फिगर को हम ऐसा कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस है ये वाली, ये थिकनेस हमने कंसीडर कर रखी है यूनिट। कितनी कंसीडर कर रखी है? यूनिट थिकनेस का। ठीक है, बात आ गई ना समझ में कि यूनिट थिकनेस, हाँ यूनिट थिकनेस हमने इसकी कंसीडर कर रखी है। चलो अब क्या करते हैं कि कुछ स्टेटमेंट है, पहले उसके देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है हमारे फिगर में। कि इफ एन आर्बिट्री प्लेन ए डैश, ये इसकी बात कर रहा है, कट्स द ब्लॉक एट एन एंगल थीटा टू एल, द स्ट्रेसेस एक्टिंग अक्रॉस द प्लेन, द स्ट्रेसेस एक्टिंग अक्रॉस द प्लेन कैन बी डिटरमाइन द रिजोल्यूशन। मतलब वही हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो आपके कंपोनेंट्स हैं बेसिकली उन कंपोनेंट्स को शो करेंगे और उन कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम लोग इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सो अगर आप बात करते हो, इसमें जो स्ट्रेस आ रही थी अपवर्ड डायरेक्शन पे, वो कौन सी आ रही थी स्ट्रेस? इधर साइड पे आपकी कौन सी स्ट्रेस आ रही थी? पहले तो ऊपर से देखो फिगर से, शियर स्ट्रेस आ रही थी इस एंगल पर। क्या आ रही है आपकी शियर स्ट्रेस? टाउ एक्स वाई, सही है, जिसका एंगल कितना था आपका? थीटा। ये भी बात सही है, ठीक है। तो इस ब्लैक कलर वाली टाउ एक्स वाई के जो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब जिस भी प्लेट्स जिस भी आपका एक्सिस ये एंगल बना रहा है, एंगल किससे बना रहा है? एल एन प्लेन से। तो एल एन प्लेन की डायरेक्शन पे एक एंगल आएगा, वो कौन सा एंगल, वो कौन सा कंपोनेंट होगा बताओ इसका, बोलो। एल एन प्लेन की डायरेक्शन में कंपोनेंट है। हाँ, कौन सा कंपोनेंट आएगा? वो दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के, तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट। एल एन की साइड तो कोस आएगा। हाँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए कौन सा कंपोनेंट आ गया? कॉस कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट को मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ। ये कंपोनेंट है आपका सिग्मा ऐसे, सॉरी, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ थीटा। सही बात है, ठीक है। अब इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, इस डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ एक्स वाई साइन थीटा, बिल्कुल सही, ठीक है ना, टाउ एक्स वाई साइन ऑफ थीटा। ये तो कंपोनेंट हो गए आपके नीचे वाली डायरेक्शन के, ठीक है। अब यही बात करें, अगर हम लोग जो नीचे लग रहा था ये टाउ एक्स वाई, इसकी बात करें, इसकी वजह से ये, अच्छा टाउ एक्स वाई किधर, इसकी जो डायरेक्शन थी वो किधर थी? राइट हैंड साइड पे, है ना, टाउ एक्स वाई। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? थीटा। इस टाउ एक्स वाई का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सा है? रेड कलर के प्लेन की तरफ, क्योंकि रेड कलर के प्लेन की तरफ ही आपका ये एंगल बना रहा, तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा कितना बताओ? टाउ एक्स कॉस ऑफ थीटा। इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से आप देख लो तो समझने में दिक्कत नहीं होगी आगे चल करके। इसको मैं शो कर रहा हूं आपके सामने पर्पल कलर से, ठीक है, कि आपकी एक स्ट्रेस ये लग रही थी टाउ एक्स वाई, जिस टाउ एक्स वाई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ थीटा, और इसका जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, वो हो जाएगा टाउ एक्स वाई साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो बात कर रहे थे स्ट्रेस की। ये क्या लग रही है आपकी? स्ट्रेसेस, ठीक है। ये जो आपके आ रहे हैं, इस फिगर को थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम आपको दिखाएंगे। आगे सब समझ। ठीक है, कोई नहीं। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक एक्सटेंड करके दिखाना चाह रहा हूँ, रीजन है उसका, ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, ये तो थी स्ट्रेसेस, हमको निकालने लोड, क्योंकि हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो किस में बनाएंगे? लोड में। तो स्ट्रेस और फोर्स, लोड की क्या बात करेंगे? फोर्स और स्ट्रेस में क्या रिलेशनशिप होता है? फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस में अगर हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देते तो आपकी क्या आ जाती है वो बेसिकली, बताओ? फोर्स निकल आएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका बेसिकली पर्पल वाला स्ट्रेस है, ये पर्पल वाला स्ट्रेस इधर है कहीं, ठीक है। ये किस एरिया पे लग रहा है? ये लग रहा है आपका NP इंटू एरिया कितना हो जाएगा बताना जरा मेरे को। ये थिकनेस कितनी है? 1,
तो एरिया कितना हो जाएगा, बता सकते हो इसका एरिया? एरिया सर हाँ वही होता है विड्थ, क्या नाम है, विड्थ एग्जैक्टली, विड्थ इनटू लेंथ। तो हमारे पास नहीं है। विड्थ यूनिट है यानी लेंथ एनपी है, यानी इसके लिए आपका एरिया कितना हो जाएगा, नीचे वाले पोर्शन के लिए जो है आपका, इसके लिए जो एरिया आ जाएगा पर्पल कलर वाला, वो एरिया हो जाएगा आपका एनपी इंटू कैपिटल एन इंटू 1। सही बात है। अगर हम ब्लैक कलर की बात करते हैं, जो ब्लैक कलर वाली स्ट्रेस है अपर डायरेक्शन पे, तो उसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, बता सकते हो? एक तरीके से इसको कह सकते हैं हम लोग ml इंटू 1, ml इंटू 1। सिर्फ इतना अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये इसमें हम लोगों ने एक गलती कर दी है एक्चुअली। क्या गलती करी है अभी देखना है एक बार, कि अपवर्ड डायरेक्शन की जो स्ट्रेस है वो है टाउ एक्स वाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन की टाउ एक्स वाई अपोजिट डायरेक्शन में। देखो अगर ऊपर वाली स्ट्रेस कब डेवलप हो रही, दोनों ऊपर से एक तरीके से क्या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, शेयरिंग। तो शेयरिंग प्रोड्यूस करते समय आपको ये तो पता ही है कि अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेस आपकी जरूर है ऐसा कि डेवलप होगी। तो आप एक ही डायरेक्शन की तो कंसीडर करेंगे, या तो अपवर्ड डायरेक्शन की कंसीडर करेंगे या तो आप नीचे वाली डायरेक्शन की कंसीडर करेंगे। सही बात है ये, ठीक है। और एक स्ट्रेस डेवलप हो रही थी आपकी एम एन, देखो एक स्ट्रेस डेवलप हो रही है एम क्यू में और उसकी वजह से डेवलप हो रही थी एनपी पे, ठीक है। तो आप सिर्फ किसको कंसीडर करोगे, एम क्यू को कंसीडर कर लो या फिर एनपी को कंसीडर कर लो। हमने क्या किया हुआ है, दोनों के ही कॉम्पोनेंट दिखा रखे हैं, ठीक है, जो सही नहीं है ना। यानी एक स्ट्रेस आएगी आपकी एम क्यू वाली और दूसरी स्ट्रेस आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड एम एन वाली, ठीक है। बस इतनी हम लोगों ने गलती करी, तो इसको जरा फिगर में एक बार इसको इलेबरेट कर लो, फिर से सही कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे इसमें। ये आपका हो जाएगा बेसिकली, इसकी जो स्ट्रेस है वो आप ये दिखाओ कि ये जो टाउ एक्स वाई वाली स्ट्रेस है जो हमने ऑरेंज कलर से शो कर रखी थी, वो किधर लग रही थी, प्लेन पे, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये स्ट्रेस कितनी थी आपकी, टाउ एक्स वाई, ये तो स्ट्रेस थी। इसके दो कंपोनेंट होंगे। अच्छा ये अगर एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बताना जरा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये आपका 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। यानी टाउ एक्स वाई हॉरिजॉन्टल के साथ में आपका कितना एंगल बना रहा है, बोलना कितना एंगल बना रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब एनएल, हाँ, कितना एंगल बना रहा है अपवर्ड डायरेक्शन पे 90 माइनस थीटा। यानी कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, टाउ एक्स वाई का, इसको बोलेंगे आप एग्जैक्टली टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ये तो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर मतलब इधर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जिसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी बेसिकली टाउ एक्स वाई, इस वाले टाउ एक्स वाई का है टाउ एक्स वाई साइन ऑफ थीटा, नहीं 90 माइनस थीटा जो एंगल है, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब सही है। अब आपको क्या लेने हैं, एरिया। तो एरिया मैंने बताया, ऊपर वाले का एरिया आप लोगे ये जो एमएल प्लेन है, और नीचे वाले का जो एरिया लोगे वो, सॉरी जो ऑरेंज कलर वाला है उसका एरिया लोगे एम एन इंटू 1, एम एन इंटू 1। क्लियर है, ठीक है। चलो अब आपको क्या दिखाना है, क्योंकि हमने एम एन के डायरेक्शन, बता रहा हूँ एम एन के डायरेक्शन की स्ट्रेस फाइंड करी ना, और एम एन की डायरेक्शन पे जो स्ट्रेस लग रही है उसका एरिया कितना हो जाएगा, एम एन इंटू बेस लेंथ, ठीक है ना। हाँ ये एरिया हो जाएगा आपका एम एन इंटू, तो इसका हमने एरिया कंसिडर कर लिया, वो आ गया एम एन इंटू 1। अब आपको क्या करना है, टेकिंग और रिजॉल्विंग कंपोनेंट resolving perpendicular to AA। अगर हमने ये प्लेन माना था AA प्लेन, ये अगर हमने जो प्लेन माना है, ये जो रेड कलर का माना है ना, वैसे तो एन है, अगर हम इसको AA प्लेन माने, सो रिजॉल्विंग परपेंडिकुलर टू AA, ठीक है। तो AA के परपेंडिकुलर कौन कौन से कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, बताना जरा मेरे को, बताओ। एक तो ये सिग्मा एन दिखाई दे रहा है, दूसरी स्ट्रेस जो एक डेवलप हो रही थी हमारी, ये जो इसके परपेंडिकुलर थी टाउ,
वो तो लग रही थी कल, कोई बात नहीं। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिखाई दे रहा है सिग्मा एन, और ये सिग्मा एन कितने एरिया पे लग रहा है बताना जरा मुझे। सिग्मा एन कितने एरिया पे लग रहा है? सिग्मा एन जो है ये कितने एरिया पे लग रहा है? एल एन इंटू 1, सही बात है। ये इसी एरिया पे तो लग रहा है ये सिर्फ। सिग्मा एन परपेंडिकुलर है एल एन के, यानी फोर्स कितना हो गया? सिग्मा एन इंटू एल एन इंटू 1, एरिया यूनिट 1 हो जाएगा ना। ओके, इसके अब इसकी और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में कोई और कंपोनेंट दिखाई दे रहा है क्या किसी स्ट्रेस का? ब्लैक वाली टाउ एक्स वाई का या फिर ऑरेंज वाली टाउ एक्स वाई का नहीं दिखाई दे रहा है। इसके दोनों अपोजिट हैं, एक ये है और एक ये है। तो क्या कह दोगे? इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन ऑफ थीटा, ये टाउ एक्स वाई साइन ऑफ थीटा, ब्लैक कलर वाली स्ट्रेस का जो कंपोनेंट है टाउ एक्स वाई साइन ऑफ थीटा इंटू एरिया कितना है बताना जरा। इसका एरिया कितना है? ये टाउ एक्स वाई ब्लैक वाली थी ना, इसका एरिया कितना था? एम एल इंटू 1, यानी ये हो जाएगा एम एल इंटू 1 प्लस इसके ऑपोजिट, इसी के पैरेलल डायरेक्शन में एक ऑरेंज कलर वाला स्ट्रेस लग रहा है जिसका कंपोनेंट है आपका टाउ एक्स वाई साइन 90 माइनस थीटा, आपका होता है कॉस ऑफ थीटा। चलो इसको आगे वाली स्टेप में कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 90 माइनस इंटू एरिया बताना जरा क्या है टाउ एक्स वाई डायरेक्शन पे। टाउ एक्स वाई साइन 90 माइनस थीटा वाली डायरेक्शन पे इसका एरिया कितना है? एम एन इंटू 1। तो ये एरिया हो जाएगा आपका एम एन इंटू 1। अब इसको कर लेंगे हम लोग सिंप्लीफाई। करो जरा सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा इसके आगे? ये हो जाएगा आपका सिग्मा एन इज इक्वल ये जो हमने एम एल इंटू 1 लिखा है, ये कहाँ से आया एक बार बताओगे? ये ब्लैक वाली जो स्ट्रेस है ना, ब्लैक वाली स्ट्रेस ऊपर वाली, जी जी, ये कितने एरिया पे लग रही है? ठीक है। ml, ठीक है ना, इसीलिए कर दिया हमने ml इंटू 1। अब क्या करना है आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? ln से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा टाउ एक्स वाई ml अपॉन ln, ये वाला ln है जिसको हमने राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया है, इंटू साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस ऑफ थीटा इंटू एम एन अपॉन एल एन। ठीक है, फिगर आपका कुछ ऐसा था इस तरीके से, ठीक है, जिसमें आपका ये L था, ये N था, ये M था और ये एंगल था आपका थीटा। जरा मुझे बताओ इसमें बेस क्या है? ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, बताओ जरा सिग्मा एन इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई एम एल अपॉन एल एन, एम एल अपॉन एल एन मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस? कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और पहले से क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई पहले से क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा इंटू, अब बताओ जरा एम एन अपॉन एल एन, एम एन आपका परपेंडिकुलर है, एल एन आपका हाइपोटेनस है, क्या होता है? साइन थीटा। इसको लिख लेंगे आप साइन थीटा। ये आ जाएगा आपका, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो आगे तो देखो ये दोनों ही टर्म सेम हो गए। दोनों ही टर्म कैसे हो गए? सेम, यानी ये आ जाएगा 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, वही सिंपल टाउ एक्स वाई टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसका क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा, यानी ये आ जाएगा टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा, या फिर आप ये कह सकते हैं सिग्मा एन इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। एक तो स्ट्रेस आ गई हमारी बोलो बोलो। जैसे क्या नाम है, हमने जो 2 टाउ एक्स वाई ले रखा था, तो खाली हमने फिर 2 की मल्टीप्लाई हमने सर पीछे के वाले एंगल्स के साथ की, टाउ के साथ तो नहीं की। नहीं नहीं, 2 का मल्टीप्लाई तो यार आप एक ही टर्म के साथ लोगे ना, सिंपली आप इसके साथ ले लो, किसी के साथ भी ले लो ना, तो तीनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं, आगे पीछे लिखना होगा उनको, बस सिंप्लीफाई किया है। एंगल के साथ थोड़ी ना मल्टी, एंगल तो साइन के साथ में, एंगल के साथ थोड़ी ना कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना है आपका? मैं बता, हाँ बताओ क्या कहना है, कोई कंफ्यूजन है? मैं ये करता ना कि क्या नाम है, इसमें हम ये भी तो लिख सकते थे, मेरे अकॉर्डिंग तो कंक्लूजन ये निकलता कि 2 टाउ एक्स वाई फिर मल्टीप्लाई बाय sin 2 ऑफ थीटा,
नहीं 2 cos थीटा कैसे हो जाएगा? 2 टाउ एक्स वाई सर। 2 टाउ एक्स वाई है। अब पूरे टर्म के साथ एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा हो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6, है ना, मैं इसको लिख दूं 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6, क्या ये गलत है? नहीं सर। तो वही चीज करी हुई है कि 2 का जिसके साथ जरूरत पड़ी हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करा लिया, सिंपली ऐसा कर लिया, 2 को बाद में लिख लिया। अब ये पूरा टर्म आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के फॉर्म में साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है सर। ठीक है, तो आपकी एक इक्वेशन आ गई कब? जब हमने जो एलन प्लेन था इसके परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट ले ली। अब हमने क्या लेने, 2 कंपोनेंट और बचे पैरेलल वाले। पैरेलल की डायरेक्शन पे आप क्या दिखाई दे रहा है आपको, कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं पैरेलल की डायरेक्शन पे? पैरेलल की डायरेक्शन पे आपके 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे एक तरीके से ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन बनाते हैं पैरेलल के डायरेक्शन पे। पैरेलल डायरेक्शन पे एक इसका कंपोनेंट था जो ये है टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ये किधर की डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसके अपोजिट में 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, कौन कौन से? एक ये ब्लैक कलर वाला आ रहा है, ये वाला, और एक आ रहा है ये टाउ वाला। तो इसके अपोजिट साइड में लिख दो कौन कौन सा, एक तो ब्लैक कलर वाला हो जाएगा टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा टाउ, प्लस में हो जाएगा आपका सिर्फ टाउ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे यानी टाउ इज, अच्छा ये तो आपकी स्ट्रेसेस है, ये आपकी हो गई स्ट्रेसेस, आपको लोड निकालने थे। अरे सिंपल सी चीज है, ये जो हमारा प्लेन था एलन प्लेन, इस एलन प्लेन के एक परपेंडिकुलर वाला था, मतलब सिग्मा एन के अपोजिट में देख लिया हमने क्या चीजें थी। दूसरा टाउ भी, एक कंपोनेंट और भी तो है ना इस प्लेन के पैरेलल। इस प्लेन के पैरेलल कौन कौन से कंपोनेंट है? टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, ठीक है, टाउ और ये टाउ एक्स वाई कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर है? जो रेड कलर वाले थे ये आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे, तो ये पैरेलल वाले कंपोनेंट देख लिए हमने। ठीक है, तो इनके साथ अभी इनका हमने एरिया का मल्टीप्लाई नहीं किया है, जरा इनके एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं। तो टाउ एक्स वाई वाले एरिया का मल्टी, इसमें एरिया क्या था? इसमें एरिया था आपका एम एन इंटू 1, और ब्लैक कलर वाले के साथ में एरिया कौन सा था आपका? एम एल इंटू 1, और टाउ वाले के साथ एरिया किसका हो जाएगा? एल एन इंटू 1। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपली इस टर्म को इधर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, इंटू एम एन हो गया, माइनस क्या बचा टाउ एक्स वाई, ये कॉस थीटा ऑलरेडी है, एम एल इंटू 1 क्या हो गया आपका? सिर्फ एम एल हो गया। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था आपका? एल एन चल रहा था, एल एन से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा टाउ इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई साइन थीटा इंटू एम एन अपॉन एल एन माइनस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा एम एल अपॉन एल एन। सिंपली उसी तरीके से एम एन अपॉन एल एन, जब आप देखते हो इस फिगर में एम एन अपॉन एल एन, एम एन अपॉन एल एन मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया आपका साइन थीटा, यानी ये आ जाएगा टाउ एक्स वाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा इंटू एम एल अपॉन एल एन। एम एल मतलब बेस, अपॉन एल एन मतलब हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा। यहां से आ गया टाउ इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा। टाउ एक्स वाई हो गया कॉमन, तो टाउ इक्वल्स टू आ जाएगा टाउ एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली कॉस 2 थीटा का, माइनस का टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 2 थीटा, यही आपका आ गया टाउ का टर्म, ये आपका हो गया टाउ। पीछे से आपने सिग्मा एन की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी थी, ठीक है।